We were discussing diplomatic passport visa. तो Germany is among 34 countries where India has signed operational visa exemption agreement for the holder of diplomatic passport. जरूरत नहीं है आपको मांगने का वीजा, आप डायरेक्टली आ सकते हो एंड द स्टे शुड नॉट एक्सीड 90 डेज। अलग अलग कंट्री का साइन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, चेक रिपब्लिक, इटली एक्सेट्रा। क्वेश्चन लेकिन यहाँ उठता है, वीजा पर नहीं उठता है, क्वेश्चन उठता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, वो अगर बाहर जाते हैं तो दे हैव टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द विजिट, किसके कारण जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन कौन साथ में जा रहा है, टू द एमईए फॉर द प्रॉपर पॉलिटिकल क्लियरेंस डायरेक्टली टू एमईए। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है ऐसा कि इंडिया का जो एमएलए या एमपी है दे आर टेकिंग फंड फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द अब्रॉड। हो सकता है कि कुछ कोलैबोरेशन एंटी सोशल एलिमेंट के साथ, तो इट विल बी डिट्रीमेंटल टू द इंडियाज डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इसलिए ऐसा पॉलिटिकल क्लियरेंस का बात किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या किया कि 3 हफ्ते पहले होना चाहिए, लेकिन ये गए बिना बताए वहां पर। तो इसी क्वेश्चन उठता है कि इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिवोक करना चाहिए, लेकिन एमए ने बोला कि रिवोक खुद से नहीं कर सकते, कुछ कुछ कंडीशन है तभी रिवोक कर सकते हैं पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर में। पहला कंडीशन क्या है कि इफ यू आर हार्मिंग द इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर आप छुपाए हो कुछ मटेरियल पोजीशन, रॉन्गफुल पोजीशन के, आप गलत तरीके से पासपोर्ट लिए हो, उसी कारण रिवोक कर सकते हैं। और रिवोक तभी कर सकते हैं इफ यू आर कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट इन इंडिया, सेंटेंस 2 years और लेस, नॉट लेस देन 2 years। तो ओवरऑल कन्विक्शन बाय द कोर्ट के बाद ही आप रिवोक कर सकते हो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो वी हैव डिस्कस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वर्क, नॉर्मल पासपोर्ट फर्क कैसे होता है एंड एक इशू के। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में तमिलनाडु ने एडवाइजरी दिया कि बैनिंग यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फूड एंड वांट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट वॉलेटर। क्यों? क्योंकि वीडियो ऑफ चाइल्ड स्क्रीमिंग वेंट वायरल। देयर आर विजुअल ऑफ एडल्ट्स स्प्यूइंग व्हाइट स्मोक फ्रॉम देयर माउथ एंड नोज। जैसे एक होता है ना, एक लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इन अदर फ्लेवरिंग, और इसको एक विजुअल एस्पेक्ट देने के लिए इन द बार, पब एक्सेट्रा। तो कभी तो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन इनटेक बढ़ने से ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। इतने एरिया में डैमेज हो सकते हैं। हाँ, डैमेज टू म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल ऑर्गन। तो लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस, दिखाने के लिए, दिखने में अच्छा लगता है, इसीलिए। सेकंड, इस इट इज यूज्ड फूड टू स्टोर टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। उसके बाद फिर न्यूक्लियर नाइट्रोजन इज यूज्ड आल्सो इन क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या? क्रायो मतलब ठंडा, क्रायोस्फेयर। वैसे क्रायोथेरेपी टू ट्रीट मेनी कैंसर इंक्लूडिंग स्किन, बोन, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, आई, किडनी एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि -96 डिग्री के कारण इट कैन डिस्ट्रॉय एंड फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। तो इसमें भी यूज होता है। दैट इज वाई लिक्विड नाइट्रोजन -9196 डिग्री है, इसलिए इट हैज टू बी हैंडल्ड विथ केयर एंड अंडर द प्रोटेक्टिव गियर। तो इसलिए एफडीए, जो इंडिया में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, उन्होंने बोला कि they will take action if they are not following the protocol. The liquid nitrogen. Liquid nitrogen, it is in liquid state at low temperature and it has boiling point of, ये boiling point इसका -196 डिग्री सेल्सियस। एंड कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है? तो इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो कलरलेस लिक्विड है एंड ठीक है, यही है। आपने बाकी बोल दिया क्रायोजेनिक, और एज अ कूलेंट इसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक में लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। व्हाट इज मेंट टू बी विकसित? तो विकसित हर कंट्री के लिए डिफरेंट है विकास। सऊदी अरेबिया के लिए विकसित मतलब नियम बनाना हो सकता है, एक ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना, टूरिज्म को बढ़ाना, और एक ओवरऑल अपने पेट्रो डॉलर को यूज करना टू बिग परचेज बिग बीएमडब्ल्यू, बुगाटी,
फिर आप टू क्रिएट अ टाइप ऑफ अ इन्वायरमेंट कि वहाँ सब रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाहर से रिसाइड करे, दुबई में, रियाडा में या कहाँ, तो न्यूयॉर्क सिटी बिल्ड करे। भूटान के लिए विकसित मतलब हो सकता है कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी, या फिर ग्रीन जीडीपी, ग्रीन इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, वो हो सकता है। तो दो अलग अलग सिनेरियो। फिर हो सकता है अब अपने हिसाब में देखा जाए कंट्री के अंदर में, रिच सेक्शन सोसाइटी के लिए विकसित मतलब क्या हो सकता है कि उनको टैक्स रिबेट मिले, उनको प्रॉपर्टी सही जगह पे मिले, एकदम प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी मिले। गरीब के लिए क्या हो सकता है, धरावी के में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या हो सकता है कि बेसिक एम्यूनिटी पूरा हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट हाउसिंग मिले, ताकि मेंटल एंजाइटी और फिजिकल डिजीज कम हो। मिडिल क्लास के लिए क्या हो कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, क्वालिफिकेशन हो सके, उसके या फिर उनके पास कम से कम एक सेविंग रहे कि लॉन्ग टर्म कभी भी क्राइसिस आता है तो डील कर सके। तो हर के लिए विकसित डिफरेंट है। तो एज अ स्टेट, हमेशा से फ्रॉम हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, स्टेट हैड इंक्रीज द रोल टू मेक गवर्नेंस अवेलेबल फॉर द सिटीजन, राइट फ्रॉम अर्थशास्त्र टू मुगल पीरियड, सब जगह। मुगल पीरियड में बात होता है तकावी लोन्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, फैमिन। वैसे इंडिया में बात करते हैं रिगार्डिंग पीएलआई स्कीम, इंडिया में बात करते हैं पीडीएस, फिर जन आरोग्य, वो भी एक तरह से है। फिर मर्चेंट गिल्ड, उनका रोल था इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल रेट टू द आर्टिजन गिल्ड्स, रिगार्डिंग इन द राष्ट्रकूट एम्पायर के अंदर बाकी जगह में, ताकि जो आर्टिशन है वो एक सेल्फ सिक्योर रह सके। फिर ददनी सिस्टम जो बंगाल में था, वो भी इसी पे बेस्ड थे। अशोका पीरियड में भी निगाली सागर इंस्क्रिप्शन वो बात करते हैं फैमिन के समय में कैसे हेल्प करना चाहिए, तो उसमें विकसित डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, धर्मा धर्मा बिजुन। तो इंडिया के लिए विकसित क्या है, इंडिया के लिए विकसित लाइफस्टाइल होना चाहिए अच्छा, पोल्यूशन नहीं होना, कम होना चाहिए, वाटर, लैंड, एयर, सब पोल्यूशन। लाइबिलिटी इंडेक्स में हाई होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए, न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी होना चाहिए। उसके बाद फिर मेंटल स्पेस और धर्मा, धर्म के हिसाब से, DHAR में रिलीजन नहीं, उसके हिसाब से चलना चाहिए कंट्री को, तभी जाके राम राज जा सकता है। तो इंडिया के लिए विकसित होना डिफरेंट है। तो इसमें क्वेश्चन उठता है आर्टिकल 361 केस है कि टीएमसी ने एलेज किया कि गवर्नर जो ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ही सेज फॉल्स नैरेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 361 केस क्या है, इम्यूनिटी विच इज गिवन टू द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो इम्यूनिटी इसमें सब इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी ऑफ टू द प्रेसिडेंट गवर्नर, क्योंकि गवर्नर इंसान नहीं है, गवर्नर रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट एंड इंडियन स्टेट या फिर स्टेट, इसलिए ही इज इम्यून फ्रॉम प्रोसीडिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एंड पावर्स इन हिज ऑफिस। इसमें दोनों है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवर्नर और प्रेसिडेंट व्हेन ही इज इन टर्म ऑफ हिज ऑफिस, नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नर शैल ऑफ द स्टेट शैल इशू फ्रॉम द एनी कोर्ट। तो मानसी इसमें क्वेश्चन उठता है, जो ये इम्यूनिटी है, इट इज जो क्रिमिनल इम्यूनिटी है टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, इट इज अवेलेबल टू द एमएलए और एमपी बिफोर 40 days and after 40 days of the accession or not, क्वेश्चन में It is और available. नहीं, क्रिमिनल तो अवेलेबल नहीं है, सिविल है ओवर। एक बार सर्च करना, एक बार फिर करेक्ट करने का ठीक। मैं कर लेता हूँ। लेकिन इसमें क्रिमिनल हाँ। अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट गवर्नर का है इसमें 61 के अंदर में। बाकी जो प्रिविलेज है रिगार्डिंग एमपी एंड एमएलए बिफोर द 40 सेशन, 40 days बिफोर, 40 days आफ्टर, उसमें सिविल है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्पीकर से, लोकसभा के, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, या फिर एमएलए। ये है कि हाँ, MPs MLAs are not immune to criminal prosecution on bribery charges related to their votes or speech in the parliament or the state assemblies. और आपको अरेस्ट कुछ भी करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा स्पीकर से। तो एक है, तो ये बहुत डिस्टिंक्शन है दोनों में, आर्टिकल 361। तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट, इम्प्रिजनमेंट, गवर्नर के अगेंस्ट में सेम, कि कोई भी एक्ट, कोई भी वो ऑफिशियल ड्यूटी देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जब वो ही सीजेस टू बी इन ऑफिस, तब
ही कैन बी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ पुलिस, या फिर रिजाइन किया या कॉन्फिडेंस, ही नो लॉन्गर हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर कैन बी रिमूव्ड, he his term is the pleasure of the president, pleasure of president is born to the advice aid and advice of the council of minister headed by prime minister। तो गवर्नर को अगर रिमूव किया जाता है तब उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग किया जा सकता है। तो लैंडमार्क जजमेंट 2006 में बोला गया रामेश्वर प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि इम्यूनिटी जो है इवन ऑन द एलिगेशन ऑफ पर्सनल मैलिफाइड डिफेमेशन सब केस में होगा, हर एक केस में गवर्नर एंड प्रेसिडेंट हैव द इम्यूनिटी, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी इन दिस ऑफिस इवन इन द डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही, डिस्क्रिप्शन में भी उनको अलाउड नहीं, जब तक ऑफिस के अंदर है जब तक नहीं है बात। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है, जो वो डिसीजंस लेते हैं उसके पीछे क्या प्रोसेस था उसका जुडिशियल रिव्यू तो पॉसिबल है। जुडिशियल रिव्यू है लेकिन यहाँ बात हो रहा है इम्यूनिटी फ्रॉम एक्ट, तो जो प्रोसेस है ना तो वो एज अ गवर्नर उनको है, लेकिन जो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट गवर्नर के खिलाफ नहीं है, वो इंसान के खिलाफ है, तो दोनों में फर्क है, गवर्नर और एक इंसान मतलब हाँ ह्यूमन। ये चीज तो समझ आ गई। हाँ तो ये जुडिशियल इम्यूनिटी गवर्नर के खिलाफ क्रिमिनल है, वो इम्यूनिटी इंसान का वाला। नहीं है, क्योंकि गवर्नर रिप्रेजेंट द स्टेट, वो पूरा स्ट्रक्चर में स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर में, ये इंसान के खिलाफ में सेक्सुअल हरासमेंट केस है। तो जब इंसान जब गवर्नर है तब तक केस नहीं चलेगा, जब इंसान गवर्नर सीज हो जाए, जब हट जाएंगे तब उनके ऊपर चलेगा केस। तो दोनों में नहीं मैंने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जो ये लिखा हुआ है ना सेकंड कॉलम में कि गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स, तो ये तो ठीक है, बट इसके पीछे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है दैट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। हाँ, गवर्नर इज नॉट आंसरेबल, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो जुडिशियल हो गई, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर इनका भी डेपुटेशन होता है, कहीं भी होता है ऑन द साइन सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट को हर थोड़ी पता है कि हर एक आईएएस ऑफिसर कहाँ पोस्टेड है नहीं पोस्टेड है, उनके नाम पे होता है, इसलिए ही इज नॉट लाइबल, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग। हाँ और दूसरा कि ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 70। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट, ओनली ट्रिब्यूनल फॉर द एनवायरमेंटल पर्पसेस, सिविल क्रिमिनल सब ले सकते हैं, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, और अकाउंटेबल बना सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो यहाँ पर उन्होंने बीसीआई को अकाउंटेबल बनाया कि क्या उनके पास मैंडेट है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने का इन द रिस्पेक्टिव क्रिकेट स्टेडियम। बहुत सारे स्टेडियम देखा गया है, 11 स्टेडियम देखा गया है जहां पर दे आर नॉन कंप्लाइंट विद ट्रिब्यूनल ऑर्डर, वो अपने स्टेडियम को मैनेज करने के लिए मेंटेन करने के लिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो, पैसा भी नहीं देकर, तो ऊपर से वो उनको बोला गया कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि जो इतना एक्सेस वाटर यूज होता है इवन ड्यूरिंग वाटर क्राइसिस इन दिल्ली एक्सेप्ट इन अदर रीजन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु में वहां पे जो स्टेडियम है वहां भी यूज होता है, आईपीएल हो रहा था लेकिन बेंगलुरु में लोग बाहर जा रहे थे होटल में पानी भरने के लिए। तो ये दिखाता है प्रायोरिटी क्या है लोगों का भी और दूसरा एग्जीक्यूटिव का, तो एनजीटी को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिगार्डिंग पीएमआई, तो एचएसबीसी, तो इंडिया में एचएसबीसी करते हैं पीएमआई इंडेक्स, मानसी कि हर एक अलग नहीं अलग के लिए है, ये पीएमआई इंडेक्स होता है अलग ये एक अलग। ही लिखा है एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फेल फ्रॉम, मतलब सिर्फ एचएसबीसी का बात हो रहा है इसमें कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हमने देखा है आईएचएस मार्केट करता है जो यूनिफॉर्म वाला है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, सीजनली एडजस्टेड जो एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, हम खाली अगर पीएमआई की बात करते हैं ये तो एक इसकी सब कैटेगरी हो गई, हाँ तो ये ठीक। अपनी परफॉर्मेंस हम्म, की बात कर रहे हैं हम्म। ना, एचएसबीसी में ये चेंजेस हुए। इसमें 50 के ऊपर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन 50 के नीचे। हम्म इसको वैसे पब्लिश तो आईएचएस मार्केट करता है पीएमआई को। वैल्यू ऑफ आवर वोट इज जीरो, वी नाइदर मैटर नॉट एग्जिस्ट सेज नंदुबर, आदिवासी कैंडिडेट महाराष्ट्र में नंदुबर हुआ, वहां पर निर्मला वसाबे ही इज स्ट्राइविंग फॉर द चेंज, ही स्टेट्स कि जो भी इशू है एट अ कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इशू, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हायरार्की, सोशल इनक्वालिटी, वो दूर करेंगे। तो ऐसा है उनको उनको क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि जो ऑलरेडी
सोसाइटी के अंदर में स्ट्रक्चर है, हो सकता है वहां पर जो बैकग्राउंड होगा, कास्ट बैकग्राउंड होगा, डिफरेंट होगा, फ्रॉम द एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी वही जीतते आ रहे होंगे हमेशा से, फ्रॉम बोथ द पार्टीज, कांग्रेस बीजेपी या फिर शिवसेना है एक्सेट्रा बाकी सब। तो जो इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उठता है एंटोनियो ग्राम्स्की का ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअलिज्म, इसमें बोला जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल है दे आर मोस्टली फ्रॉम द एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वो आपस में रिवॉल्व करते रहते हैं। कोई आज ऑपोजिशन पार्टी में गए, अगला बार वो सरकार में आएंगे, जो सरकार में भी है वो अपोजिशन पार्टी में गए, वो चलते रहते हैं। और जो लोकल सब ऑल्टर्न क्लासेस है उनको बहुत कम मौका मिलता है ऊपर जाने का। तो एक एग्जाम्पल है। तो वो स्ट्राइव कर रहे चेंजेस विद रिगार्डिंग दिस। तो मैनिफेस्टो क्या है? कोर मैनिफेस्टो माइग्रेशन है, जो होना भी चाहिए, रादर देन की नेशनल सिक्योरिटी हर बार ये वाकई से। माइग्रेशन, वाटर क्राइसिस, रियल लाइफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, कनेक्टिविटी, सिकल सेल एनीमिया, कोई बात नहीं उठाता है। पॉलिटिकल पार्टी का सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं उठाता है कि अंडर न्यूट्रिशन जाता है, वो मुद्दा नहीं बनता है। कोई बात नहीं उठाता है कि एनीमिया कंडीशन विमेन के अंदर 45% से ज्यादा है, तो ये उठा रहे। मैल न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन उठता है कि जीत पाएंगे? तो जीतने का फोकस होता है कि हो सकता है कुछ लोग वोट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन जनरली पीपल टेंड टू वोट जो डोमिनेट पार्टी के होते हैं, अनटिल अनलेस देयर इज अ पर्सनालिटी बेस्ड वोटिंग, तभी वोट देते हैं। क्योंकि उनको रहता है कि जो डोमिनेट पार्टी है उनको वहां से पैसा मिल सकता है, सब्सिडी प्रोवाइड हो सकता है, प्लस जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास मसल पावर रहता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक इंक्लिनेशन रहता है। तो डेमोक्रेसी में अगर बोला जाए कुछ कुछ अगर कंसर्न है सिस्टम के अंदर में, वो ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास जो सिंपल है वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, जो करोड़पति है वही जीतते हैं मोस्टली। जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो पैसा देकर राज्यसभा सीट के अंदर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्क्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू द वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो क्या करना चाहिए? तो एक इसमें दो कॉन्सेप्ट उठता है। पहली बात है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, उसके कारण जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी खड़ा हो सकते हैं। और दूसरा कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, जिसमें टॉप मैनेजमेंट इलेक्टेड रहे और मेरिट के हिसाब से वो दे, रादर देन वेल्थ के हिसाब से कि जिनके पैसे है वो दे उनको। कैडर बेस जो पार्टी होते हैं वो मोस्टली दे सपोर्ट मिडिल क्लास, दे सपोर्ट जो नीचे से ऊपर आते हैं उनको, रादर देन कि जो पैराशूटेड रहते हैं ऊपर से। जैसे 1960 70s में अकॉर्डिंग टू द रंजिश कोठारी जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो बताते थे कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थे, कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थे। मतलब कि जो जमींदार क्लास थे, फ्यूडल क्लास थे, वो रोपिन किया गया था बाय द गवर्नमेंट। जो प्रिंसली स्टेट थे, जिनको इंटीग्रेट किया था इंडियन स्टेट के अंदर में, उनको बोला गया कि ठीक है, आपको फॉर्मली आप राजा नहीं रहेंगे, लेकिन इनफॉर्मली आपको टिकट दिया जाएगा और आप जीत करके आप एमपी और एमएलए बन सकते हैं, और लोकल एरिया पे जो आपका वर्चस्व है वो हमेशा सर। ऐसा उस समय से, तभी सिंधिया परिवार देखे या फिर सब जगह, हर जगह में, अगर यूपी में देखे, बिहार में देखे, झारखंड में देखे, सब जगह में जमींदार फ्यूडल क्लास सबको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते थे, वो गए थे। तो हिस्टोरिकली जो रीजन है इट वाज considered to be a strategic location between Maharashtra and Gujarat, and also mythological accounts of Ramayana में भी इस region का mention है, where it is referred to as Krushik, and it is linked to the rulers of the time including जो Bhil community, Chalukyas, Vartakas and Yadavas. तो मुगल era में this formed the southern boundary of the Tughlaq empire. तो काफी important है ये। अंडेश, रिमूविंग exotic plant such as lantana cardamom, फिर अकेकिया मेयमसी, ब्लैक बॉटल, यूकलिप्टस, they are problematic to the local biodiversity. It impacts water table. यूकलिप्टस प्लांट इम्पैक्ट वाटर टेबल, वो डिक्रीज करता है वाटर टेबल। फर्दर जो सीड होते हैं बाकी जगह, इट एक्ट्स एज अ प्रेडेशन, इट एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिशन टू अदर स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीसीज। दैट इज वाई इसका रिमूवल होना बहुत जरूरी है।
फॉर द वाइल्ड एनिमल्स एंड तो बायोडाइवर्सिटी। इसे रिमूव कर यूकेलिप्टस सकते हैं प्लांट्स को पहली बात। यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पेपर मेकिंग। हम्म। यूकेलिप्टस पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं एग्जॉटिक प्लांट को, अगर बताना चाहे तो इसमें जो दो टाइप का टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा डी वीडिंग कि आप कैटल फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट ग्रेजिंग प्रमोट कर सकते हो कैटल से। तो जहां जहां पर सबसे ज्यादा यूकलिप्टस है, आपको लगता है कि रिसर्च में पाया गया है, डेटा ड्रिवन है कि वहां पर सबसे ज्यादा एग्जॉटिक स्पीसीज है, तो वहां पर कैटल को आप ग्रेज करवा सकते हैं, तो उससे सस्टेनेबल फॉर्म है। सेकंड, डी-वीड कर सकते हैं लेकिन उसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है। थर्ड बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक डिजाइंड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बना सकते हैं, ओनली टारगेटिंग टू द स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक प्रोटीन में इन द जो एक्जॉटिक स्पीशीज के अंदर में, ताकि बाकी से प्लांट रह सके। लेकिन प्रॉब्लम है कि बायो मैनिफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर ही सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा इसमें है कि आप रेगुलेट करेंगे स्पीसीज एंड सीड, लेकिन रेगुलेट कैसे करेंगे एट अ लोकल लेवल, क्योंकि आप बीटी कॉटन, एसटी मस्टर्ड, एसटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, तो एक्सोटिक स्पीसीज कैसे होगी, तो So चैलेंज। there is one एक रिपोर्ट है, assessment report on invasive alien species and their control. So this is published by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, जो हमने कवर किया है IPBES, तो वो इसको पब्लिश करता है। आईपीबीएस जस्ट लाइक आईपीसीसी है, आईपीसीसी यूएनएफसीसी के लिए, आईपीबीएस बायोडाइवर्सिटी सीबीडी के लिए, सेम काम हम्म करते करीब करीब दोनों का। पीएमआई इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर वही सेम डिस्कस। 45 फ्रैक्चर होने के बावजूद भी वो टेबल टेनिस खेली। विजया दीपिका गंगापट्टनम, शी वॉज द यंगेस्ट टू विन मेडल एट यूटीटी पैरा टेबल टेनिस। उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि पैरा ओलंपिक मेडल जीतना। 45 मैक्सिमम बच उसका वो सी सफर्स फ्रॉम ब्रिटल बोन डिजीज। अगर वो गिर जाएगी तो फ्रैक्चर ब्रूज नहीं होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। हर बोन स्नैप्ड इवन ड्यूरिंग हर बर्थ। शी हैड 45 फ्रैक्चर्स। पेन इज अनबेरेबल ईच टाइम फॉर सेवरल डेज। आई रेस्ट एंड रियलाइज आई मस्ट बी मोर केयरफुल, but still she has showcased fortitude in spite of such precarious condition of her health। उसके बाद फिर परसिवरेंस उन्होंने दिखाया। तो मेंटल स्टेट कैसा होगा इनका कि दर्द हो रहा है तभी वो काम करते जा रही है, खेल रही, पार्टिसिपेट भी कर रहे, जीतने का अंदर में उनके पास स्पिरिट भी है, नेवर डाई स्पिरिट भी है। तो इसे हम लोग सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। हेरिडेटरी डिजीज है, ब्रिटल बोन डिजीज, ठीक। पद्मश्री अवार्डी फोर्थ हाईएस्ट पद्मश्री, उसके ऊपर क्या होता है पद्म भूषण, फिर पद्म भूषण के ऊपर में वी ऐड कर दो तो पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। तो फोर्थ हाईएस्ट है। लेकिन जो ओल्ड आर्टिस्ट पॉपुलर इज नोन एज किनेरा मुगेला फॉर री इन्वेंटिंग द रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उनको कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखा गया, उनके बच्चे जो थे सफर फ्रॉम सीजर, ही नीड्स मेडिसिन, आई नीड 7,000 अ मंथ। तो इसमें क्वेश्चन उठता है पीएमजे के ऊपर में, जन आरोग्य योजना कि इतना बोलते हैं कि 5 लाख रुपए मिलेगा साल भर में, क्या ग्राउंड पे अवेलेबल है या ग्राउंड पर है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा। और फिर पद्मश्री अवार्डी है, उनमें बोला जाता है कितना सारा प्रिविलेज है, टिकट ट्रेन ट्रेन के टिकट उनके कम हो जाते हैं, एयर ट्रैवल में आपको साल भर में 1-2 बार मिलता है एक्स्ट्रा, और प्लस लोकल आइडेंटिटी के कारण आपको कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल जॉब होना चाहिए ऐसा। लेकिन ऐसा देखा गया इनको कि श्री दर्शनम मुगेला ही नो वर्क्स एज अ लेबरर टू अर्न 2 स्क्वायर मील। तो
इसमें क्या कर सकते हैं? तो जो पद्मश्री अवॉर्डी होते हैं, ही कैन बी अ लोकल आइकन। और लोकल आइकन कैसे? अवेयरनेस स्कीम से। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर में कोई पद्मश्री अवॉर्डी है तो बहुत बड़ी बात है। तो चाहे वोटर अवेयरनेस कैंपेन हो, चाहे वो एनेमिक अवेयरनेस हो, सब में इनको रोप इन कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं कोविड में, वैसे ही लोकल लेवल पे इनको कर सकते हैं। और उनके जो परसेंट जो मिलता है, रेन्यूमरेशन मिलेगा, तो मिल सकता है उनको फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर वो म्यूजिकल से जो हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट से स्पेसिफिक हो, कोई म्यूजिक से हो, तो म्यूजिक बेस्ड एनजीओ होगा, स्कूल होगा, उनसे जोड़ सकता है। उनको एज अ पेट्रॉन बना सकते हैं कि उनको सैलरी, सस्टेन सैलरी मिलते रहे, और जो म्यूजिक जो एनजीओ होगा उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए कि उनके साथ एसोसिएटेड है पद्मश्री। वो एक हो सकता है। और जो स्कीम्स है तो उन पर सब लागू होना चाहिए। कोई पद्मश्री अवार्ड मिला या फिर तो पीएमजेवाई, सब चीज इन पर लागू होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेरिटोरियस अवार्ड है। तो इसमें हो सकता है कि जस्ट बीपीएल के ऊपर होंगे, तभी उनको नहीं मिल रहा पीएमजेवाई। तो पीएमजेवाई जैसे सीनियर सिटीजन के लिए किया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, वैसे ही पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण सबके लिए किया जाना चाहिए इंश्योरेंस मॉडल। तो मेरी तरफ से व्हाट इज फॉरेस्ट, तो सेम है विथ रिगार्डिंग 1996 टीएन गोदवर्मन केस, यूनियन ऑफ इंडिया के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। इट इज मैनिपुलेटेड कि ये फॉरेस्ट है, नहीं है, रिजर्व है, नोटिफाइड है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि डेफिनेशन बेस्ड फॉरेस्ट का डेफिनेशन डिक्शनरी में है, वही होना चाहिए डेफिनेशन फॉरेस्ट का सरकार के पब्लिक पॉलिसी में भी। उससे क्या होगा कि जो मैनिपुलेशन ऑफ डेफिनेशन है कि इतने परसेंटेज होना चाहिए तभी फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा, ये सब नहीं हो सकता। डायरेक्टली फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट, डिक्शनरी बेसिस पर इट इज नेसेसरी फॉर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो इसमें फॉरेस्ट स्टेट ऐसे एक्सपर्ट कमेटी एससीसी का गठन किया गया, लेकिन बहुत सारे स्टेट नहीं किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया अभी 2024 में कि हर एक स्टेट के अंदर होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए कौन कौन से एरिया डीम्ड फॉरेस्ट है, उसको कैसे रेगुलेट कर सके। जैसे वन हाफ ऑफ द अरावली, मोर देन 1 लाख हेक्टेयर इन हरियाणा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज फॉरेस्ट, जबकि 3.6% हरियाणा में सिर्फ फॉरेस्ट कवर है, लोएस्ट है इंडिया में, वन ऑफ द लोएस्ट। तब भी 1 लाख हेक्टेयर रिकॉग्नाइज नहीं है। तो क्या होगा, वहां पर स्टोन क्वायरिंग होगा, माइनिंग होगा, या फिर वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करें तो ईआईए डाइल्यूट रहेंगे, आराम से उसको काट सकते हैं पेड़ को और कैंपा कहीं और कर देंगे। लेकिन जो लोकल एंडेमिक स्पीसीज, लोकल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जब खतरा हो, लोकल सॉइल जो कंडीशन होगा, वाटर टेबल डिक्रीज हो, उसका कैंपा तो कोई उनके हिसाब से डैमेज उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? आप सिर्फ वृक्षारोपण कर सकते हैं, वाटर टेबल ऊपर तो नहीं कर सकते, न कि स्पीसीज को आपस से इंटीग्रेट करें। तो इसलिए कैंपा जो है, इट इज ओनली लास्ट सोल्यूशन। इट इज कैनॉट बी यूज एज एन इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कि हमेशा कैंपा तो है ही, ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। जहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहां कैंपा करना चाहिए, क्योंकि वहां पर एंडेमिक स्पीसीज होंगे, वाटर टेबल हो गया, लोकल बायोडाइवर्सिटी, वो अगर हट जाएंगे और कोई और कहीं और जा करके आप वृक्षारोपण कर दिए, तो कौन से वृक्षारोपण करेंगे? आप हैबिटेट तो चेंज नहीं कर सकते ना कोई स्पीसीज का, ट्राइबल्स का। तो इसलिए इसमें गंगा मिशन टू डीजीपी दिल्ली जल बोर्ड, उन्होंने बोला कि फीकल कोलिफॉर्म इश्यूज एसटीपी में मिला है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली के जो भी वेस्ट सीवेज है वहां पर यमुना में जाते, 75% ऑफ द दिल्ली एसटीपी आंट रेडी टू टैकल यमुना स्टिक। प्रॉब्लम क्या है एसटीपी में? तो कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है विच वी कैन राइट इनमें एग्जामिनेशन की, क्लोरिफिकेशन, यूवी ट्रीटमेंट, ओजोनाइजेशन, डिसइंफेक्शन थ्रू आइदर क्लोरिफिकेशन, यूवी ट्रीटमेंट। तो ये कीवर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, क्लोरीन बैग्स अवेलेबल नहीं है, टाइमली सप्लाई अवेलेबल नहीं है, यूवी के लिए हाई प्रिसाइज टेक्नोलॉजी चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। इसी कारण जो लोकल मेथड होता है वो यूज करते हैं, उसी कारण ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। यमुना के अंदर में वापस से सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है, वो स्टिंग करता है, चांसेस ऑफ
मलेरिया, डेंगू, फिर टाइफाइड, जो भी डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज, फिर सब चीज, फीकर से रिलेटेड डिजीज सब हो जाए खतरा, डायरिया सब। और जो कॉलीफॉर्म है ये एक बैक्टीरिया है विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड दे आर फाउंड इन द वेस्ट्स एंड दीज आर आल्सो फाउंड इन प्लांट एंड सॉइल मटेरियल्स आल्सो। सो एक तरीके से ये इनका प्रेजेंस वाटर बॉडी में इट एक्ट्स लाइक एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक। हम्म। वही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। हम्म। फॉरेस्ट फायर हैव शॉट अप दिस समर। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि समर के समय में फॉरेस्ट फायर इन 95% ऑफ द केसेस इट्स फायर आर मैन मेड। क्वेश्चन पूछा अगर 95% ऑफ द केसेस फायर आर मैन मेड, ट्रू। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्राई लीव्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसलिए ड्राई लीव्स होता है, इस कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग, या फिर आप रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मली रिमूव तो नहीं कर सकते। फिर सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड फायरिंग कर सकते हो इन अ वेरी कॉशियस मैनर। फॉडर फॉर द लाइफ स्टॉक बना सकते हो उसको। क्यों होता है ऐसा कि ड्राई पीरियड के अंदर में ड्राई लीव्स हो जाते हैं, इट एक्ट्स फ्यूल, जलने के कारण CO2 बढ़ जाता है, CO2 बढ़ने के कारण वापस से हीट वेव आता है, हीट वेव के कारण फिर से ड्राई होता है, फिर साइकिल एक रिपीट होता है ओवर। हाई इन टेम्परेचर इंक्रीज चांसेस ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर। 645 डिस्ट्रिक्ट, 647 डिस्ट्रिक्ट, for more than 46% of forest cover is prone to frequent fire. मोस्ट वनरेबल कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट में भी है और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, क्योंकि ड्राई डेसिडुअस यहाँ पर भी है, इसलिए झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यहाँ पर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट 1,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हर साल इंडिया लॉस करता है। तो सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है। इकोनॉमिक इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कारण क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डेथ ऑफ द स्पीसीज। हम लोग हमेशा ह्यूमन डेथ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं कि 5 लोग मरे, 10 लोग मरे ह्यूमन, लेकिन इकोसेंट्रिज्म में वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो स्मॉल अर्थवॉर्म का डेथ उतने ही दुख दर्द पहुंचाना चाहिए जैसे ह्यूमन का। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ह्यूज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं कि फॉरेस्ट फायर कॉस्ट $50 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एवरी ईयर, हर जगह। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कुछ कुछ एरिया होगा अपार्ट फ्रॉम वॉच डिस्कस, तो इसको लिख लो एक बार। सैटेलाइट बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यूज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइजिंग ऑफ द वीडियो स्ट्रीम एंड सेंसर। वीडियो स्ट्रीमिंग होगा, कैमरा लगा रहेगा, कहीं भी अगर स्पार्क, कहीं पे कुछ दिखा, ऑटोमेटिकली फायर अलार्म है। लोकल जो ट्राइबल्स है उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर भेज सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो हो सकता है ना जो 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, वो हो सकता है 1 घंटा में अंदर में हो जाए, छोटे एरिया बस जले। तो वो एकदम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हद तक कम कर सकते हैं। चॉपर कैन कैरी 1,000 लीटर वाटर इन वन ट्रिप। तो सस्टेनेबल अवेयरनेस, लिमिटिंग मैन फॉरेस्ट वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम। इको टूरिज्म में हम लोग हमेशा अवेयर कर सकते लोगों को। डेट्रेंट भी इम्पोज कर सकते हैं, अगर कहीं भी दिखा फायर यूज मटेरियल, या फिर व्हेन द टूरिस्ट आर नॉट अडेयरिंग टू द प्रोटोकॉल, तब फाइन भी कर सकते हैं। फाइन कैन बी सोल्यूशन, क्योंकि कितना बार अवेयर करते रहोगे लोगों को, कहीं ना कहीं यू हैव टू यूज डेट्रेंट मेजर। ये ले लो मानसी, OECD पिलर 2 रेजिम। यहाँ पे ये बात हो रही है कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि वेदर वी शुड अडेयर टू दिस, इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स है, जैसे हम अगर सिंपल टर्म में इसको बोलो, जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है। 15% टैक्स जो OECD में डिस्कशंस हुई। सो इसमें ये बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग को डील करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा वो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके यही होंगे कि जो बाकी टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो टैक्स अवॉइडेंस के केसेस और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं विद दिस। बाकी यही है पिलर 2 ठीक है। ग्लोब रूल्स, इट इज रिलेटेड टू दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स फॉर द वेट एंड वॉच मल्टीनेशनल पॉलिसी एंटरप्राइज। इंडिया का, कि वेट कर रहे हैं कि मिनिमम टैक्स होना चाहिए, बाकी लोग क्या स्टैंड रहेगा उसके हिसाब से काम। हम्म। इंडियन यूरोपियन ट्रेड टाइज। तो इंडियन यूरोपियन दो टाइप के हैं, वी कैन स्पीड
हाईलाइट। पहले डेवलप कंट्री और अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग अनडेवलप तो कोई नहीं, डेवलपिंग है मोस्टली, ईस्टर्न यूरोप है, तो अलग रहेगा थिंकिंग, थोड़ा सा अलग रहेगा। वेस्टर्न यूरोप में थोड़ा अलग रहेगा। एफ्टर ने साइन किया $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया प्लस 1 मिलियन जॉब कंपल्सरी। ये पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है, किसके साथ है? नॉर्वे, लिechtenstein, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड, इनके साथ है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है ट्रेडिंग पार्टनर। क्या क्या हो सकता है? यूरोपियन यूनियन है। तो पहली बात है कि इसमें बात हो सकता है आईपीआर का इशू, डेटा लोकेशन का बात हो सकता है, ई कॉमर्स का बात हो सकता है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट, स्टील, सब चीज। तो वो बात करेंगे ट्रेड टैरिफ पर, वो बात करेंगे साइबो फाइटो सैनिटरी मेजर्स, वो बात करेंगे सीबीएम, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इंडिया क्रिटिसाइज करेंगे कि सीबीएम नहीं कर सकते, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते डब्ल्यूटीओ के अंदर में। डब्ल्यूटीओ सिर्फ बात करना चाहिए रिगार्डिंग सिर्फ ट्रेड, लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड ये रहेगा। और और हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो ये पता होना चाहिए, $2 ट्रिलियन बाय 2030 है एक्सपोर्ट टारगेट। बफर स्टॉक मेंटेन बाय एफसीआई। एफसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी 1965 है आई थिंक। एफसीआई प्रोक्योर करते हैं और रखते हैं अपने पास, फिर वो सेंड करते हैं लोकल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशन है उसको, और लास्ट से फेयर प्राइस आपको स्टेट, जो स्टेट्स होते हैं वो फिर जाके देते हैं। तो इशू प्राइस रिगार्डिंग पे, हाँ इशू प्राइस पे अवेलेबल करते इशू हैं, प्राइस 4 टाइम्स अभी स्टॉक है बफर स्टॉक्स। जो अगेन जो लॉ बोलता है बफर स्टॉक राइस का होना चाहिए 13.5 मिलियन टन, बट राइट नाउ इट इज 53 मिलियन टन। हाँ, इट इज नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 80 करोड़ बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इसमें अन्न योजना, अन्न मतलब खाना, तो अन्न योजना अलग अलग है। नाफेड, नाफेड हो गया विद पल्सेस, और फिर ये इसमें भी काम करते हैं। भारत राइस, वैसे भारत वीट, भारत राइस एक इसमें आता है कॉन्सेप्ट। दूसरा कि इंडिया इज रोपिंग अप फॉर द कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द बफर स्टॉक कोल्ड स्टोरेज एट अ ग्रास रूट लेवल। उसमें पीएसीएस का कॉन्सेप्ट आता है, पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वो स्टैब्लिश करेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, वर्क करेंगे। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन फीजिबल है, तो मेरे हिसाब से माई स्टैंड है कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन फीजिबल है जब तक इकोनॉमिक पाई आप इंक्रीज करते रहोगे। इकोनॉमिक पाई कब इंक्रीज होगा? स्किल पे फोकस करोगे, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, एडुकेट इन्वायरमेंट, कंडक्टिव इन्वायरमेंट बनाओगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया पीए, और बाहर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, सेमीकंडक्टर सब में। उसके बाद स्केलिंग, अप स्केलिंग हो गया। फिर बेसिक नेसेसिटी पूरा करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करेंगे। बैंगलोर में सर्विस सेक्टर है लेकिन पानी का क्राइसिस है, तो क्या ही आप ग्रो कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रो कर सकते हो लॉन्ग टर्म। तो लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन। इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन कभी दुनिया में एक भी एग्जांपल नहीं जहां पर इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन कैन लीड टू द रिडिस्ट्रीब्यूशन इन अ लॉन्गर टर्म। वो शॉर्ट टर्म टर्म के लिए होता है। दुनिया में हमेशा क्या होता है, जब मतलब एक, इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन तो लोग भागते हैं, तो मोस्टली एचएनआई जो होंगे बाहर जाएंगे। 5 करोड़ जो भी लोग हैं सब, इट विल लीड टू फ्लाइट ऑफ कैपिटल, इनहेरिटेंस टैक्स। तो ऑलरेडी इनकम, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो ऑलरेडी इंडिया का सरचार्ज है ही, तो इम्पोज कर सकते हैं। बोलो मानसी। अब जैसे कि इनकम जिनकी ज्यादा है 5 करोड़ से, एक तो वो कैटेगराइज है, उन पे सरचार्ज इम्पोज किया जाता है। सरचार्ज को हम टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं। एंड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो है रघुराम राजन, उनका भी यही मानना है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट पे अगर फोकस करेंगे तो वो ज्यादा सस्टेनेबल मेजर रहेगा फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू द, हाँ पुअर अमर्त्य सेन, हाँ अपर्णता सेन भी है, हाँ। हम्म। और ये भी है, इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था, इंडिया में इनइक्वालिटी वाज डिक्लाइनिंग 1980s तक, उसके बाद इनइक्वालिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक कैपेसिटी इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट सब हो गए, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सब में कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल प्रमोट कर सकते हैं, स्केलिंग, फिर पीएमजेवाई सब उसी का पार्ट होता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट। ठीक है, वे हैव एंडेड। थैंक यू एवरीवन।